शिक्षा के मामले में भारत आज भले ही दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया के छात्र भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना अपना सौभाग्य समझते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। यह वर्तमान पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर बिहार में था, परंतु 823 साल पहले सन 1197 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। नहीं तो आज मौजूद दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों जैसे काहिरा के अल अज़हर, इटली के बोलोना और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड जैसे कई सदियों से भी पुराना होता यह विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में बिना किसी भेदभाव के कोई भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकता था। वहाँ शिक्षा के हर सच्चे पिपासु को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, फिर चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी धर्म का या किसी भी जाति का हो। नालंदा दुनिया का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना। यहाँ न केवल भारत के विभिन्न राज्यों से बल्कि जापान, कोरिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, चीन, तिब्बत और तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इन छात्रों के आवास के लिए 300 कक्ष बनाए गए थे। हर साल पहले आए पहले पाए के आधार पर छात्रों को कमरे मिला करते थे। अधिक से अधिक 2 छात्र एक कमरे में रहते थे। हैरानी की बात है कि उस समय भी छात्र संघ हुआ करता था। परिसर नालंदा का परिसर बेहद ही बड़ा था। पुरातत्वविदा अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार नालंदा का कैंपस 35 एकड़ का अनुमानित किया गया। परिसर में अनेकों मठ, 8 विशाल भवन, 7 बड़े कक्ष और 300 कमरे थे। अध्ययन कक्ष के अलावा कई प्रार्थना कक्ष व तकरीबन 10 मंदिर भी थे। परिसर सुंदर बगीचों और झीलों से शोभायमान था। प्राचीन कुषाण वास्तुशैली के आधार पर पूरे नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात एक विश्वविद्यालय में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का उचित होना बेहद ज़रूरी होता है। नालंदा में तकरीबन 10,000 विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए 2,000 शिक्षक होते थे, यानी हर 5 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक हुआ करता था। वहीं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में यह अनुपात 11 और 1 का पाया जाता है, यानी वहाँ 11 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक हुआ करता है और हार्वर्ड में 7 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एनुअल इनकम $30 अरब है, यानी हर विद्यार्थी से वहाँ बहुत भारी फीस ली जाती है। शिक्षक समाज शैक्षणिक संस्था की पहचान उसके शिक्षकों से होती है। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 स्तर पर आचार्य हुआ करते थे। इन्हें योग्यता के अनुसार पहले, दूसरे और तीसरे श्रेणी में रखा जाता था। इनमें मुख्य आचार्य थे शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, आर्यदेव, दिग्नाग और ज्ञानचंद। ये सभी ज्ञान के प्रकाश स्तंभ थे। प्रधानाचार्य शीलभद्र 16 भाषाओं के ज्ञाता थे। महान विद्वान नागार्जुन, असंग, वसुबंधु भी नालंदा की ही उपलब्धि थे। नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। वह महायानी दार्शनिक थे। प्रख्यात भारत गणितज्ञ आर्यभट्ट भी एक समय पर इस विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे थे। छात्रगण देश विदेश से कई छात्र नालंदा में पढ़ने आते थे, पर फिर भी विद्यार्थियों में बौद्ध विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ एक वर्ष विद्यार्थी के रूप में भी व्यतीत किया था। चीनी यात्री हुई शाओ और इसी कड़ी में इसिंग जैसे अनेकों विदेशी यात्री नालंदा के विद्यार्थी रहे हैं। प्रवेश प्रक्रिया नालंदा में प्रवेश प्रक्रिया बेहद ही कठिन होती थी। आज की बैकडोर एंट्रीज, यानी आज के समय में जो विद्यार्थी सिफारिश के बल पर अपना दाखिला करवाता है किसी विश्वविद्यालय में, उस समय ऐसा कोई भी विकल्प नहीं हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 चरणों में परीक्षा होती थी। पहले लिखित परीक्षा, फिर मौखिक परीक्षा और अंत में द्वार पंडित द्वारा प्रश्न पूछे जाते थे। द्वार पंडित को सही उत्तर दिए बिना दाखिला नामुमकिन था। प्रवेश उन्हीं चंद सौभाग्यशालियों को मिलता था जो प्रतिभाशाली हुआ करते थे, पर फिर भी हर साल देश विदेश से कुल 10,000 विद्यार्थी नालंदा में प्रवेश पाते थे। दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष की होती थी। पाठ्यक्रम नालंदा में हर प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती थी। वेद, वेदांत, दर्शन शास्त्र आदि ग्रंथों के साथ साथ व्याकरण, शल्य विद्या, ज्योतिष शास्त्र, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि भी पाठ्यक्रम के अंग थे। अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, वास्तु एवं धातु आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। इतिहास, भूगोल, विज्ञान और तर्कशास्त्र पर भी छात्रों में वाद विवाद हुआ करता था। नालंदा में पाली भाषा में भी शिक्षा दी जाती थी। पुस्तकालय
नालंदा का पुस्तकालय कितना विराट था, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा इसे आग के हवाले किया गया तो इसे पूरी तरह जलने में तकरीबन 3 माह लगे थे, यानी 3 महीने। इस पुस्तकालय का नाम धर्मगुंज अर्थात सत्य का पर्वत था। 9 मंजिला के इस पुस्तकालय में 3 मुख्य भवन थे, रत्नरंजन, रत्नोधती और रत्नसागर। इस विषय से संबंधित 3 लाख से भी अधिक किताबें और 90 लाख पांडुलिपियाँ इस पुस्तकालय में थीं। इनमें से कितनी ही किताबों की प्रतिलिपियाँ चीनी यात्री अपने साथ ले गए थे। शैक्षणिक संरचना। नालंदा में आज के शैक्षणिक संस्थानों की तरह छात्रों से भारी फीस नहीं ली जाती थी। नालंदा में न केवल शिक्षा बल्कि खाना पीना, आवास, वस्त्र, दवा और इलाज सभी निःशुल्क था, यानी सब कुछ फ्री था। इस महान विश्वविद्यालय को अनुदान देने वाले की सूची में न केवल गुप्त शासक बल्कि राजा हर्षवर्धन भी थे। बौद्ध धर्म का अनुसरण न करने वाले राजा भी इसमें अपना अनुदान दिया करते थे। आज भले ही शिक्षालयों में जिस ट्रस्टी का जितना पैसा लगा हो उतना ही हस्तक्षेप उसका होता है, परंतु नालंदा में अनुदान देने वाले राजाओं का शैक्षणिक संचालन प्रक्रिया में जरा सा भी दखल नहीं था। आखिर कैसे हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का अंत? यह बात उस समय की है जब नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल शीलभद्र थे। उन्हीं दिनों एक तुर्क लुटेरा बख्तियार खिलजी गंभीर रोग के कारण मृत्यु से संघर्ष कर रहा था। उसने तब तक उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। नई हकीमों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सभी विफल रहे। तब किसी ने उसे नालंदा के महान वैद्य राहुल शीलभद्र से परामर्श लेने की सलाह दी। मुस्लिम होकर किसी भी भारतीय वैद्य से इलाज कराना उसे नामंजूर था, पर अपनी जान बचाने के लिए उसे उन्हें बुलाना पड़ा। उन्हें बुलाकर वह गरज कर बोला, मैं किसी भी कीमत पर एक काफिर द्वारा दी गई दवा नहीं खा सकता। कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं तुम्हारी दवा भी नहीं खाऊं और स्वस्थ हो जाऊं, नहीं तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नालंदा के ये आचार्य केवल एक अच्छे वैद्य ही नहीं, अपितु बहुत बुद्धिमान भी थे। सो अगले दिन वो कुरान ले जाकर खिलजी को यह बोले कि आप इस पन्ने से लेकर इस पन्ने तक इस कुरान को पढ़िए, आप तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। खिलजी ने बिल्कुल ही वैसा किया और कुछ दिनों बाद बख्तियार खिलजी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। दरअसल राहुल शीलभद्र ने उस कुरान के पन्ने पर एक दवा का लेप लगा दिया था, क्योंकि राहुल शीलभद्र को ये पता था कि बख्तियार खिलजी पन्ना पलटते समय अपने थूक का इस्तेमाल करता है, जिससे वह तुरंत ही स्वस्थ हो गया। पर अफसोस, आचार्य को पुरस्कृत करना तो दूर, उनका एहसान मारना तो दूर, खिलजी ने संपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मुसलमान हकीमों की तुलना में भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ है। वह इस ज्ञान को सदा सदा के लिए नष्ट कर देना चाहता था। किसी ने सच ही कहा है, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। शिक्षा के विशिष्ट गुरुकुल नालंदा ने सदा से ही सबको जीवन देने की कला सिखाई, वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया। इसलिए नालंदा के प्रमुख आचार्य राहुल शीलभद्र ने भी इसी संस्कृति का पालन किया। पर क्रूर खिलजी शासक ने अपनी छोटी बुद्धि का प्रदर्शन किया और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। और जिस समय उसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले किया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में तकरीबन 20,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। बख्तियार खिलजी ने उन 20,000 विद्यार्थियों समेत 2,000 शिक्षकों को मौत के घाट उतार दिया। बेशक धरा से आज नालंदा विश्वविद्यालय लुप्त हो गई हो, पर इतिहास के पन्नों पर वह अमर हो गई, जिसे कोई भी खिलजी नहीं मिटा सकता। इसलिए हम भारतीयों को अपने इन ऐतिहासिक धरोहरों को कभी नहीं भूलना चाहिए, बल्कि गर्व के साथ पूरे विश्व में इनका महिमा गान करना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।